ग्राफ में बचाओ। हाँ बताओ कैसा हुआ टेस्ट। क्या बात है वरुण। वेरी गुड। बाकी लोग। क्या ये सिर्फ वरुण और करण और नहीं दिया क्या टेस्ट, और किसने नहीं दिया? ओके। बच्चों आपका जो अगला टेस्ट है ना, जैसे वो मेजर टेस्ट है, तो उसमें वो ना 6 आवर्स का टेस्ट रखा है, जिसमें कि मतलब 3 आवर्स का मेंस पैटर्न है और 3 आवर्स का एडवांस पैटर्न है। ठीक है। तो मैं कल आज आ जाएगा आपको सिलेबस, या पता नहीं आ ही ना चुका हो। हाँ जी, ये बच्चों कर लिया काम, एक्सरसाइज 0 सी पार्ट। डन। डी पार्ट। ये बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट है, वो कैसे करोगे? एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड। ये मतलब बस क्या होगा कि जो आपकी ईएमएफ है वो कोई मतलब कुछ इस टाइप की होगी ना, ई नॉट साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी या वट। तो एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ईएमएफ इंड्यूस का क्या मतलब है? तो कि मतलब आपने उसका स्क्वायर का एवरेज लेना है। स्क्वायर के एवरेज लेने का क्या मतलब हुआ? कि आप ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt को इंटीग्रेट कर दोगे एंड उसको टाइम से डिवाइड कर दोगे। तो अब यहाँ पे बच्चों एक बात समझने वाली है कि ये लॉन्ग टाइम पीरियड का क्या करें, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब लिमिट्स टाइम की ऊपर वही होंगी जो नीचे आप डिनोमिनेटर में लोगे। तो लॉन्ग का फर्क नहीं पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि मतलब क्योंकि स्क्वायर का ही एवरेज ले रहे हो आप, तो वो तो रिपीट ही हो रहा है ना, ये जो साइन कॉस का ही होगा।
तो आप मतलब कोई भी एक टाइम पीरियड का निकाल लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मतलब आप एक तरह से ऐसा सोचो कि अगर एक की जगह आप 10 टाइम पीरियड्स का भी निकाल रहे होगे, तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में भी वही चीज 10 बार ऐड हो जाएगी। समझ गए? अच्छा मुझे मुझे ये बताओ कि इन्होंने मतलब स्क्वायर्स का ही आंसर दिया हुआ है या उसका रूट भी लिया हुआ है बाद में? स्क्वायर्स पे है ना, उस पर ठीक है। हाँ जी बच्चों, डी पार्ट। तो ये सेवेंथ क्वेश्चन जो है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब कि मतलब हमें ये समझना है कि भाई जो फ्लक्स है, फ्लक्स तो जीरो है लूप में, सॉरी मतलब ईएमएफ तो लूप में जीरो है ना? बट जो इंडिविजुअल ब्रांचेस हैं, एडी और डीसी, उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होएगी ना, बस उनके इफेक्ट्स एक दूसरे के कैंसिल आउट हो रहे होंगे, इसलिए नेट ईएमएफ जीरो है। राइट? हाँ, ये सिक्स में भी ऐसा ही है, हाँ बिल्कुल। ये बात क्लियर हो गई ना सबको बच्चों? और कोई क्वेश्चन? एक्सरसाइज वन सी पार्ट। बी पार्ट। वेरी गुड। नहीं अच्छा, वो भी तो ठीक है। हाँ जी बच्चों, थ्री ए पार्ट। थर्ड क्वेश्चन, करंट आपको कह दिया कि ये है, assume anti-clockwise current to be positive, plot the graph of charge on plate A with respect to time। तो सबसे पहले तो क्लियरली यू कैन सी कि ये जो दोनों वायर लूप्स हैं, उनके कारण जो फील्ड लाइंस हैं वो ऐड हो रही हैं, है ना? दोनों के कारण ही आउट ऑफ प्लेन आ रही हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों बिल्कुल वही इंटीग्रल करके जो हमने क्लास में किया था, आप फ्लक्स निकाल लोगे एक वायर के कारण, उसको टू से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो दोनों वायर्स के कारण आ गई, है ना? फिर ईएमएफ ले लोगे आप, डी फाइव बाई डी टी, और वो हुई क्या, क्यू बाय सी।
तो उससे बस चार्ज निकल आएगा। आगे। ट्वेल्थ क्वेश्चन। तो हमें कहा है कि एक शॉर्ट सर्किटेड कॉइल पड़ी है इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल मीन्स समथिंग लाइक दिस। पावर डिसिपेट हो रही है, नंबर ऑफ टर्न जीरो, इलेक्ट्रिकल पावर। ओके। तो जैसे ना बस टर्म्स ध्यान से लिखनी है, उसमें गलती हो जाती है। सी पावर हो जाएगी ई स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस। ठीक है। ई हो जाएगा ये टर्म बन गई। ईएमएफ क्या हो जाएगी, एन इंटू एरिया इंटू डीबी बाय dt का होल स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। करेक्ट। तो मतलब ये जो पावर है, ये हम देखें तो dv बाई dt तो जो है वो कुछ कांस्टेंट ही है। तो ये पावर आ गई प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एरिया स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। जहाँ पे अब रेजिस्टेंस क्या होएगी। हम्म, बच्चों रेजिस्टेंस को ध्यान से देखना। मैं ना बार बार रेजिस्टेंस को पूरा लिख रहा हूँ ताकि वो रेडियस से हम कंफ्यूज ना हो। एरिया के बारे में तो सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जब लूप का रेडियस सेम रखा है तो एरिया में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। राइट। तो अब रेजिस्टेंस बची। तो ये क्वांटिटी किसके प्रोपोर्शनल आ गई, चलो एन स्क्वायर लिख देता हूँ मैं। जो रेजिस्टेंस है वो क्या होएगी बच्चों, रो इंटू लेंथ। लेंथ क्या बन जाएगी, एन इंटू टू पाई आर अपॉन एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी जो है, ये हम देख सकते हैं एन इंटू आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ गई, है ना, वेयर स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द वायर।
क्लियर बच्चों? कैपिटल आर तो सेम ही रहेगा, रेडियस ऑफ लूप। हमें तो क्लियर। आगे बी पार्ट बच्चों। बी पार्ट सिक्स क्वेश्चन। मैग्नेट passes through the ring। तो बच्चों ये जो लूप बनाया हुआ है, मतलब जो डॉटेड पार्ट है, उसका क्या मतलब है कि वो दैट इज इनटू द प्लेन। ठीक है, तो जैसे जैसे हम मैग्नेट को लाएंगे तो ये जो फील्ड लाइंस हैं जो इधर की तरफ है, जब हम पास ला रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये बढ़ रही हैं। तो उनको अपोज करना है, उनको अपोज करने के लिए फील्ड लाइन ऐसे चाहिए, जिसका मतलब करंट इस तरह होना चाहिए, है ना? तो अगर इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है बच्चों, तो बी कौन सा बन गया, नॉर्थ पोल बन गया, साउथ पोल बन गया? तो जिधर को फील्ड होती है वो नॉर्थ पोल है ना। तो इनफैक्ट आपको करंट निकालने की जरूरत भी नहीं थी, कि जिधर को फील्ड वो नॉर्थ। तो ये ए ऑप्शन ठीक हो गई बच्चों। ये समझ आया बच्चों? इसको एक और तरीके से भी सोच सकते थे कि लूप अपने थ्रू फ्लक्स चेंज नहीं करवाना चाहता, तो अगर लूप अपना नॉर्थ पोल राइट की तरफ बनाएगा तभी तो वो मैग्नेट को रिपेल करेगा, है ना, जिससे कि मैग्नेट फ्लक्स चेंज ना कर पाए। ओके, अब ऐसे ही अगर इसका हम दूसरा पार्ट सॉल्व करें कि जब मैग्नेट निकल गया तो जो फील्ड लाइंस इधर को हैं वो बढ़ रही हैं, मतलब कम हो रही हैं जैसे जैसे मैग्नेट दूर जाएगा, तो उनको सपोर्ट करना है तो हमें टुवर्ड्स लेफ्ट को फील्ड लाइंस चाहिए, तो नॉर्थ पोल लेफ्ट पे आ जाएगा, तो फिर ए जो है वो नॉर्थ पोल बन। तो विच मीन्स कि मैंने शायद पहले उल्टा बोल दिया, नहीं बच्चों? ए ऑप्शन तो नहीं आएगी ना? ए नहीं आएगी। ये तो गलत हो गई क्योंकि बी को नॉर्थ पोल बनना था, है ना? मैंने फिगर ठीक बनाया था, बोल गलत दिया, उल्टा बोल दिया ए और बी को। और फिर मतलब जब मैग्नेट दूर जा रहा है, जो अभी सिचुएशन मतलब ड्रॉ की हुई है, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए था कि ए को नॉर्थ पोल बनना चाहिए था। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगी, राइट बच्चों? आगे
सी पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, तो एट एनी इंस्टेंट मतलब अगर ये बच्चों बॉर्डर लाइन है, तो कैसे करोगे आप इसको? आप t इक्वल टू 0 पे क्या है, डीसी लूप आपको कहा हुआ है कि h पे है, तो अब एट एनी इंस्टेंट बच्चों जो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी वो तो इस लेंथ के करस्पॉन्डिंग होएगी, है ना, रेड वाली लेंथ। तो अगर मैं इसको थीटा कह दूं तो ईएमएफ क्या हो गई, या ईएमएफ ये जो परपेंडिकुलर है, अच्छा उसकी लेंथ कुछ भी एल बोल देता हूं मैं, तो ईएमएफ तो एल माइनस वी टी इंटू tan थीटा इंटू टू इंटू वी इंटू बी हो गई। राइट बच्चों, ऐसे लिखोगे? और जो करंट है, मतलब करंट निकालने के लिए उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है, वो तो पूरे लूप में करंट फ्लो करना है। अच्छा मैंने दिया ही नहीं था रिकॉर्ड, अरे तो पहले बोल देते। अच्छा आप आशीष बी पार्ट का कर रहे थे क्या फर्स्ट क्वेश्चन? तो बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ तो ये आप सी पार्ट को बिल्कुल ऐसे सोच सकते हो कि वो बी पार्ट का ही ज्वाइन कर दिया आपने, जो एंड्स हैं, तो वो एंड्स ज्वाइन करने से क्या हो जाएगा। अच्छा बच्चा एक तो ये समझ गए ना आपकी, जैसे बी पार्ट करना है तो ये इस टाइप का पार्ट क्यों बनता है, कि मतलब आप ये गलती कर दो कि क्लोज लूप किसको लेना है ना, तो माइंड में रखो कि क्लोज लूप तो ये वाला है, ब्लू वाला, ना कि जो सर्कल है वो है। मतलब ये नहीं सोचना कि हाँ चलो अप्रोक्सीमेटली तो क्लोज लूप है, हमें तो जो बिल्कुल एग्जैक्टली क्लोज लूप बन रहा है उसी को देखना है। तो उसके हिसाब से हमें समझ आ गया कि ये क्लोज लूप के अंदर फील्ड किधर को है, क्या का है, इनटू द प्लेन है, और वो कम हो रही है तो उसको बढ़ाना है। तो उस कारण से जो करंट होगा वो इस तरह से होगा, देखो। ना, तो यस, तो अगर आप सी पार्ट में क्या हो जाएगा, बेसिकली ये जो दो हॉरिजॉन्टल पार्ट्स हैं वो ज्वाइन हो जाएंगे, तो उससे क्या आ जाएगा कि मतलब ये जो बीच वाला हमने बनाया भी है वायर का सेगमेंट, उसके थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, इंडिपेंडेंटली अंदर और बाहर वाले लूप्स में करंट फ्लो कर रहा होगा।
राइट। अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट, मैंने गलत बोल दिया। व्हाट आई मेंट वाज कि अब ये जो बीच वाली ब्रांच है, अब इसका कोई रोल ही नहीं रहा, क्योंकि दोनों लूप सेपरेटली इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, इट इज लाइक सेइंग कि जैसे, तो जैसे हम करंट में नहीं क्वेश्चंस करते होते थे कि अगर हम कहते थे कि मतलब समथिंग लाइक दिस, तो क्या इस केस में ये जो बीच वाली वायर है उसमें करंट फ्लो करता है बच्चों? नहीं करता ना। तो दोनों लूप्स अपना इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे दोनों लूप्स अपने इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, मतलब उस वायर में करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब हम सीधा सीधा ये नहीं कह सकते कि बस कि बी पार्ट को ही एक्सटेंड कर दिया हमने, बस वायर्स को ज्वाइन कर दिया, वो मतलब एकदम से ही सारी सिचुएशन चेंज हो गई जैसे ही आपने उन दो पार्ट्स को टच कराया। कि मतलब ये जो सारा कंसेप्ट है वो लूप कैसे बन रहा है उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो जो बी पार्ट है और जो सी पार्ट है उसमें कैसे लूप बन रहा है वो एक डिफरेंट चीज है। ठीक है बच्चों। ओके, बी पार्ट में बच्चों और कोई डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन 5, P is moved in direction shown in figure with constant speed than rod Q. ओके, तो बच्चों क्या होगा कि P की मोशन के कारण, हाँ, ये जो बीच वाला लूप सा बन रहा है जो स्क्वायरिश का लूप है, उसके अंदर किस तरीके का करंट इंड्यूस हो जाएगा? ये इस तरीके की बैटरी बन जाएगी ना। तो मतलब करंट ऐसे जा रहा होगा इसके अंदर। तो अगर ये करंट इस तरह से है तो इस जो ये जो रॉड क्यू है इस पे फोर्स किधर को आ गई? टुवर्ड्स लेफ्ट। अब इस क्वेश्चन में एक कंफ्यूजन हो सकती है बच्चों। देखो, अगर हम स्ट्रिक्टली बात करें तो ये जो रॉड क्यू है इसके ऊपर एक तो ये रेड वाली फोर्स हो गई जो मैंने बनाई है ना। एक माइंड में ये भी आ सकता है जरूर कि अगर मैं ऐसे सोचता कि भाई ये जो रॉड पी है इसमें करंट इधर फ्लो कर रहा है, एक जो रॉड क्यू है उसमें करंट ऊपर को फ्लो कर रहा है, तो वो जो ये जो टू वायर्स वाला कंसेप्ट होता है तो उस कारण से इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स भी लगेगी, है ना।
समझ आया बच्चों? मतलब जो रॉड क्यू है उस पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक तो जो एक्सटर्नल फील्ड बी है उसके कारण, और एक जो रॉड पी है उसके अंदर जो करंट इंड्यूस हुआ, जो उससे मैग्नेटिक फील्ड बनी उसके कारण भी आई। तो वो जो फोर्स आ रही है आई थिंक वो राइट को आ रही है। बोलो बच्चों। तो बच्चों ये ना दोबारा डिस्कस करेंगे, आप एक बार ही मैथमेटिकली लिख के देखना कि ये जो रॉड क्यू पे दोनों फोर्सेस आ रही हैं, मतलब क्या उसके बेसिस पे हम कुछ कंक्लूड कर पाते हैं या वो सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है? क्योंकि अगर तो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है तो फिर तो आंसर डी आ जाएगा, है ना? अदरवाइज अगर कुछ मतलब एक ही तरफ आता है तो ए बी में से कुछ बन जाएगा। आशीष मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो, क्या पूछ रहे हैं, वो कौन सी फोर्स? अच्छा, हाँ मतलब ये हो सकता है कि आप में से किसी ने सिर्फ पी के कारण देख लियो, किसी ने सिर्फ एक्सटर्नल के कारण ही देख लियो, है ना? तो जैसे मैंने बोला है कि नेट निकाल के देखना एक बार, है ना, क्या बनता है। नहीं करण, वो तो जो आप कह रहे हो, वो तो बच्चे मतलब कंसेप्ट आया कि जैसे जैसे पी लेफ्ट को जाएगा उस कारण से जो पी क्यू वाली फोर्स है वो तो कम होएगी, है ना? बट अगर हम ये सोचें कि जैसे जैसे पी लेफ्ट को जाएगा हमारा जो लूप है वो बड़ा होता जाएगा तो उसकी रेजिस्टेंस बड़ी होती जाएगी, तो करंट कम होता जाएगा, तो जो बी एक्सटर्नल वाली फोर्स है वो भी तो कम होएगी, आईबीएल में आई कम होता जा रहा है नहीं? तो थोड़ा लिख के देखना, मतलब फिर हो सकता है मे बी आंसर अपना डी रह जाए, राइट? और बच्चों, और कोई क्वेश्चन ए बी पार्ट में? डन बाकी। तो बच्चों एक ना, एक हमने बात पहले की थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये जैसे जब हम जनरेटर वाला क्वेश्चन कर रहे थे,
बच्चों जैसे मान लो जैसे n टर्न्स हैं, है ना? तो जैसे मैं 1 मिनट के लिए शो करता हूँ। मान लो कोई कॉइल है जिसमें n टर्न्स है, तो मान लो B ऐसे है, एरिया A है, और नंबर ऑफ टर्न्स n है। तो वो जो फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, है ना? तो मतलब मुझे सोच के बताओ कि अगर फ्लक्स की डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, क्या उसको कैपिटल एन से फर्क पड़ना चाहिए नंबर ऑफ टर्न से? फील्ड लाइंस तो अगर मैं जैसे इस फिगर की बात करूं तो वही दो रहेंगी ना, चाहे आप 2 लूप बनाओ चाहे आप 10 लूप बनाओ। बट हाँ, अगर हम सिस्टम में ईएमएफ की बात करेंगे तो ईएमएफ तो हर लूप के अंदर सेपरेटली इंड्यूस हो रही है उसके अंदर फ्लक्स चेंज के कारण। तो टोटल ईएमएफ के लिए तो हर लूप की ईएमएफ ऐड होती जाएगी, इजंट इट? क्या ये कंसेप्ट समझ आ रहा है बच्चों? तो क्या होता है बच्चों की जल्दबाजी में ना, मतलब ऐसा होता है कि हम फ्लक्स के साथ ही एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर ईएमएफ में ऐसे ही लिख देते हैं, तो काम चल जाता है क्योंकि फाइनली तो एन से मल्टीप्लाई होना चाहिए था और वो कर दिया। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग फ्लक्स में नहीं एन से मल्टीप्लाई करना चाहिए। कई बुक्स में ऐसे किया भी होता है, बट अगर हम बहुत स्ट्रिक्टली बात करें, एज पर डेफिनेशन चलें, तो हमें ऐसे लिखना चाहिए कि फ्लक्स में नहीं एन से मल्टीप्लाई करना चाहिए, ईएमएफ के अंदर हमें एन से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। कि भाई हम कह रहे हैं कि सारे लूप्स की जो ईएमएफ्स हैं वो ऐड होंगे। ठीक है बच्चों, इसका लॉजिक समझ आ गया? हाँ ये मतलब, और आप ये भी समझ गए ना कि क्यों काम चल जाता है, क्योंकि फाइनली एन से ही मल्टीप्लाई करना होता है, तो वैसी बात चली जा रही है। तो बट ये ध्यान रखना, ठीक है, कि फ्लक्स में नहीं मल्टीप्लाई करना। अंडरस्टूड? हाँ, कि अगर फ्लक्स ही पूछ लें हम हमसे कभी, तो उसमें गलती हो सकती है, तो उसमें एन से मल्टीप्लाई नहीं करना। ओके। जो बच्चों मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था, इसमें कोई डाउट? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ट्राई करते हैं इसी का। तो सिमिलर सिचुएशन, रेजिस्टेंस आर, कंडक्टिंग रॉड मास m,
ये लेंथ एल। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब सारा कुछ वर्टिकल प्लेन में है। ठीक है, जिसमें हमने रॉड को रेस्ट से रिलीज कर दिया। तो आप बच्चों ढूंढो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड मैक्स वेलोसिटी ऑफ रॉड।
नहीं भाई, अभी तक किसी का भी ठीक नहीं है। मतलब ये नहीं हम अफोर्ड कर सकते हैं कि ऐसे ही कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक कर दी, कोई टर्म छोड़ दी। फाइनली तो फिर भी गलत हो गया ना।
करो सारे ध्यान से, कुछ भी नहीं है इसमें, होना चाहिए। खैर, गुड। गुस्सा है, अब ठीक है। खैर, वेरी गुड। बिल्कुल मुश्किल नहीं है बच्चों ये।
चलो लास्ट 3 मिनट्स, नहीं तो फिर मैं बता रहा हूँ। चलो देखो बच्चों, स्टार्ट बिल्कुल नॉर्मली वैसे ही करना है। रॉड विल एक्ट लाइक अ बैटरी ऑफ ईएमएफ वीबीएल। रॉड नीचे को जाएगी ऑफ कोर्स, है ना। तो मान लेते हैं हम किसी भी इंस्टेंट पे रॉड की वेलोसिटी वी हो गई, राइट। तो मुझे बताओ कि इस केस में लेंस लॉ से करंट कैसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और क्यों बताओ। करंट क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, जैसे जैसे रॉड नीचे जा रही होगी। तो मतलब, या ऐसे सोच लो, रॉड को आप बैटरी से रिप्लेस करोगे, वी क्रॉस बी किधर को आ रहा है, राइट को आ रहा है। तो ये आपकी बैटरी इस तरीके की बनेगी। तो ये आपका करंट
ऐसे आ गया। अब इस कारण से रॉड के ऊपर एक फोर्स लगेगी ऊपर को। तो अगर हम रॉड का एफ बी डी बनाएं किसी भी इंस्टेंट पे, एम जी, फोर्स कितनी होगी ऊपर को बच्चों? आई बी एल, वी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी वी थी, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? एम जी माइनस वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। रीअरेंज साइड्स, एम से डिवाइड कर दो। राइट, ये बन गया। इंटीग्रेट टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो है, किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी वी बन गई। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? ये बन जाएगी बच्चों, देखो। बताहिर तुम एम कहाँ खा गए थे? मेरे ख्याल पिछले दिनों भी एक क्वेश्चन में ऐसी गलती की थी आपने। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों, सबको समझ आ गया? मतलब दिस इज ऑफ कोर्स वेलोसिटी, तो इस पे करंट आप बना दोगे। तो जो भी थोड़ा सा टर्म्स में चेंज आएगा। नाउ व्हाट अबाउट बी पार्ट? बी पार्ट के लिए क्या करेंगे हम?
हाँ ये उल्टा लिख दिया मैंने बच्चों, है ना। ये यहाँ पे ऐसा है। ये बच्चों एक्सपोनेंट की पावर में मैंने। हाँ भाई, बी पार्ट कैसे होना है इसका? देखो दो तरीके थे। एक तो आपका v का एक्सप्रेशन दिख रहा है सीधा ही। उससे क्या पता चल रहा है कि v मैक्सिमम कब होगा? मतलब आप ये देख सकते हो कि जब t इंफिनिटी होगा, है ना, मतलब जब आपकी वो एक्सपोनेंट वाली टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक है। नहीं तो और भी जो सिंपल तरीका था, जो फर्स्ट इक्वेशन थी, एम जी माइनस वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर, यही थी ना, इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। मैक्सिमम के लिए डी वी बाई डी टी जीरो, तो वी। आया समझ बच्चों? करण, नवदा, या फिर थोड़ा नॉन मेडिकल टाइप क्वेश्चन ज्यादा था? आशीष, विदुषी। ओके। अब बच्चों अगर आप फिजिकली इस सिचुएशन को देखो ना, देखो हो क्या रहा है। शुरू में ऑब्वियसली देयर वाज नो करंट, रॉड के ऊपर सिर्फ mg फोर्स लग रही थी ना। अब जैसे ही रॉड ने मूव करना शुरू किया, उसके अंदर करंट इंड्यूस हो गया। करंट इंड्यूस हुआ तो उस कारण से रॉड के ऊपर एक फोर्स लगनी शुरू हो गई, है ना, ऊपर की तरफ। और हम देख सकते हैं बच्चों कि ये जो फोर्स है, ये बेसिकली जैसे जैसे रॉड की स्पीड बढ़ रही है, ये फोर्स भी बढ़ती जा रही है, isn't it? कुछ याद आ रहा है? क्लास 11th में बिल्कुल ऐसा ही कंसेप्ट कहाँ पे बना था? ये टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये बिल्कुल टर्मिनल वेलोसिटी वाला ही केस है कि रॉड की स्पीड कुछ देर तक बढ़ेगी, उसके बाद रॉड की स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, रॉड उसके बाद उसी कांस्टेंट स्पीड से मूव करती जाएगी। ठीक है बच्चों? और ये v वर्सेस t जो है वो इस तरीके से आएगा।
चलो ऐसे अगला क्वेश्चन ट्राई करो। बिल्कुल पिछले वाली सिचुएशन है बच्चों, बस फर्क ये है कि अब रजिस्टर की जगह हमने कैपेसिटर लगा दिया। अब मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं है बच्चों। तो बच्चों इस केस में ढूंढो करंट एंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम।
गुड, साहिल हमें तो गुड। हाँ चलो बच्चों, करना है इसको ट्राई, ठीक है। मैं अभी नहीं बता रहा। हाँ। अब बच्चों आपने 0 1 का ई पार्ट और 3 A का सी डी पार्ट्स कंप्लीट करना है, ठीक है। इन क्वेश्चन है बच्चों, मतलब मैं इन जनरल आपको बता रहा हूँ कि एकदम ना क्वेश्चन देख के फिजिकल इंट्यूशन नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। बस आप तो बट इक्वेशन बना सकते हो, इक्वेशन बना दो, उससे अपने आप आ जाएगा आंसर, ठीक है। ज़्यादा सोचो मत, आपको एग्जैक्टली स्टेप्स पता है कि कैसे इक्वेशन बननी है। ऑलराइट बच्चों, ठीक है। चलो फिर, ओके देन, बाय बच्चों।